नमस्कार दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा क्लास हिंदी का जो थर्ड क्लास नोट्स होगा, तीसरा वीडियो होगा ये हिंदी साहित्य का। इसमें हमने जहाँ से पिछले वीडियो में एंड अप किया था, यानी मार्क्सवादी, समाजवादी और प्रगतिवादी उपन्यास से हमने एंड अप किया था, हम इसी के आगे यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हमारा। और इसकी PDF फाइल साथ ही साथ में वीडियो आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगा। समाजवादी या प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। यानी जो समाजवादी या फिर प्रगतिवादी उपन्यास होते हैं वो मार्क्सवादी बेसिकली विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। मार्क्स का मानना था कि किसी भी समाज की बुनियादी ढांचा उर्थी की अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में निहित होती है और उसी ऊपरी ढांचे जैसे राजनीति, कला, संस्कृति आदि टीके होते हैं। हर समाज दो वर्गों, शोषक और शोषित में बटा होता है। शोषक जो करता है शोषण, और जो शोषित मतलब जिसका शोषण होता है। अब शोषक और उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके निम्न वर्ग पर शासन करता है। इसका न्याय के विरुद्ध हिंसक क्रांति जरूरी है और साहित्य की भूमिका क्रांति को संभव बनाने में ही हो सकती है। इस दृष्टिकोण को समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। संपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रेमचंद पर अंतिम समय में मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है। बात करें पर वास्तविक अर्थों में समाजवादी उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में लिखे गए हैं। यशपाल इस धारा के केंद्रीय लेखक हैं। वह नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त और रांगे राघव अन्य प्रमुख रचनाकार हैं। इनके उपन्यासों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं दिखती है। आइए देख लेते हैं। मार्क्सवादी या फिर समाजवादी या फिर प्रगतिवादी जो लेखन कला होती है उनकी विशेषता क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। इन उपन्यासों में आर्थिक समस्याओं, विशेषतः गरीबी व शोषण को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त धर्म व सांप्रदायिकता जैसी मिथ्या चेतनाओं पर भी चोट किया जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता जैसी मिथ्या चेतनाओं पर चोट किया जाता है और इसके अतिरिक्त धर्म और सांप्रदायिकता जैसे मिथ्या चेतना पर, इसके साथ ही साथ में गरीब और शोषण को कथा वस्तु यानी आधार बनाया जाता है। इन्हीं विषय वस्तुओं पर लिखा जाता है। अब इन उपन्यासों में नायक मजदूर वर्ग या किसान वर्ग होता है। यह न्यायोचित औदात्य व गरिमा जैसी पारंपरिक धारणाएं खंडित हो जाती हैं। इनमें शोषण तंत्र की पहचान व इसके विरुद्ध वर्ग संघर्ष की प्रस्तावना की जाती है। इन उपन्यासों की भाषा शैली सामान्यतः सरल होती है और क्योंकि वे निम्न वर्ग को संघर्ष हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से रचे जाते हैं। वहीं बात करें तो समाजवादी उपन्यासों के कुछ उदाहरणों की बात करें, जैसे कि यशपाल का पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, वरुण के पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और झूठा सच और दिव्या, ये ऐसे उपन्यास है जो कि मार्क्सवादी लेखन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पार्टी कामरेड यशपाल जी का, दादा कामरेड झूठा सच और दिव्या। वहीं नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का बाबा बटेरदास, वरुण के बेटे और भैरव प्रसाद गुप्त की मशाल, गंगा मैया। वहीं रांगे राघव की भरौंदा, विषाद मठ। ठीक है, अब समाजवादी उपन्यासों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इनमें कई बार सिद्धांत पक्ष हावी हो जाता है और पाठक कथानक से सहज संबंध बना नहीं पाता। जिन उपन्यासों में विचारधारा का यांत्रिक प्रयोग नहीं हुआ है वे काफी बेहतरपन पढ़ते हैं, जैसे यशपाल की दिव्या। वहीं बात करें कि उपन्यासकार यशपाल जो हैं, यशपाल के बारे में, यशपाल समाजवादी यथार्थवाद के लेखक हैं। उनके उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव दिखता है। इसके साथ ही साथ में स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे एवं 1938 में मुक्त हुए। उसके पश्चात उन्होंने दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड जैसे उपन्यासों को लिखा। पार्टी कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात आदि उपन्यास लिखे। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण यशपाल अपने उपन्यासों में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर्ग संघर्ष, क्रांति चेतना जैसे तत्व प्रस्तुत करते हैं। दादा कामरेड देशद्रोही,
पार्टी कामरेड, ये तीनों उपन्यास स्वाधीनता संग्राम के अंतर्गत मार्क्सवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। अब बात करते हैं यशपाल के प्रमुख उपन्यासों की। तो पहला उपन्यास है दादा कामरेड। थोड़ा सा मैं इसकी 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा इसमें। कंटिन्यू रखते हैं इसको हम। तो दादा कामरेड की हम यहाँ पे बात करते हैं। दादा कामरेड में क्या चीज़ें थी, देखिए दादा कामरेड की अगर बात करें तो इस उपन्यास में क्रांतिकारी दल की कार्यविधि का विस्तृत चित्रण किया गया है। यशपाल खुद क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, इसलिए वर्णन बेहद सजीव बन पड़े हैं। में मूल प्रश्न है कि गांधी का अहिंसावादी आंदोलन ज़्यादा ठीक है या क्रांतिकारी समाज। इसमें क्रांतिकारी दादा जहां भावुकता प्रधान आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं, वहीं कामरेड हरीश रूसी क्रांति पर आधारित रास्ता चुनता है। अब स्त्री पर पुरुष के अधिकार को भी इसमें खारिज किया गया है। इसकी प्रमुख नारी पात्र शैल प्रेम और यौन जीवन से संबंधित किसी भी पारंपरिक नैतिक मूल्य को स्वीकार नहीं करती। उसे एक साथ कई पुरुषों से प्रेम करने में कोई नैतिक समस्या नजर नहीं आती, यानी समाजवादी प्रेम है इनका। बात करते हैं दूसरा जो है हमारा देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही बेसिकली यह उपन्यास भी दादा कामरेड जैसी भावभूमि पर आधारित उपन्यास है। इसमें 1930 से 1942 ईस्वी तक की राजनीतिक स्थितियों पर विचार किया गया है। कोशिश यह की गई है कि कांग्रेस पार्टी के वर्ग चरित्र को दिखाकर उसकी निरर्थकता तथा साम्यवादी आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध किया जाए। राम दुलारी, डॉक्टर खन्ना और चंदा आदि चरित्रों के माध्यम से यशपाल दिखाते हैं कि पुरुष द्वारा नारी पर आरोपित पवित्रता और सतीत्व जैसी धारणाएं एक व्यापक साजिश के अंग है। लंबी बहसों व भाषणों तथा विचारधारा थोपने की कोशिश के कारण यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से कमजोर हो गया है। वहीं पार्टी कामरेड की अगर बात करें तो पार्टी कामरेड बेसिकली इस उपन्यास का मुख्य विषय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है और कार्यक्रम का समर्थन करना है। यशपाल दिखाना चाहते हैं कि गांधी तथा कांग्रेस द्वारा समर्थित आंदोलन जनसाधारण के पक्ष में नहीं है। इसमें कांग्रेस द्वारा 1946 ईस्वी में नौसैनिकों विद्रोह को समर्थन न देने की आलोचना भी की गई है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी 1942 के आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नहीं थी। वह मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का समर्थन भी कर रही थी। इन सभी तथ्यों के बावजूद यशपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वथा निर्दोष दिखाने का प्रयास किया है। वहीं बात करें मेरी तेरी उसकी बात की, तो यह उपन्यास भी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के समर्थन तथा गांधीवादी विचारधारा के विरोध में लिखा गया है। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी आगमन से लेकर आज़ादी मिलने तक के कालखंड इसके कथानक का आधार है। इसमें दिखाया गया है कि भारत की आज़ादी की प्राप्ति में गांधी और कांग्रेस से अधिक योगदान द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटेन की जर्जर अर्थव्यवस्था का था। वहीं 1942 के आंदोलन को तो इसमें निरर्थक व हास्यास्पद बताया गया है। साफ दिखाई देता है कि यह उपन्यास कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयत्न है। इस उपन्यास के कुछ अच्छे पक्षों में हिंदुओं और मुस्लिमों के सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म चित्रण, मुस्लिम समाज की मानसिक बनावट का अंकन और हिंदू से ईसाई बने परिवारों की मानसिकता का वर्णन, साथ ही साथ सांप्रदायिकता के उभार के पीछे जिम्मेदार कारणों का वस्तुपरक विश्लेषण और ऊषा महाजन व माया जैसी ठोस चरित्रों का निर्माण है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं हमारा अगला मनुष्य के रूप। ठीक, मनुष्य के रूप में क्या दिखाया गया है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए मनुष्य के रूप में इसमें जो है
प्रेम को केंद्र बिंदु बनाकर मनुष्य के विभिन्न रूपों का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ में नारी चरित्रों को केंद्रीय महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रेम संबंधों को दुनिया में वही ज़्यादा प्रेम संबंधों से दुनिया में वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा वंचित है। सोमा इसकी प्रमुख चरित्र है, जो एक विधवा लड़की है और सास ससुर के अन्याय से परेशान है। एक दिन धन सिंह नाम का बस ड्राइवर उसे बचाने के लिए बस रोकता है और वह उसके साथ चली जाती है। धन सिंह को पुलिस पकड़ती है तो उसे एक सेठ के यहाँ आश्रय मिलता है तथा साम्यवादी पार्टी के कुछ सदस्य जैसे भूषण मनोरमा से उसकी दोस्ती हो जाती है। बाद में वह एक सफल फिल्म अभिनेत्री बनती है और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के संपर्क में आती है। इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल दिखाते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं और एक ही व्यक्ति के कई कई रूप होते हैं। अब आइए बात करते हैं क्यों फंसे। अगला उपन्यास था इनका क्यों फंसे। इस उपन्यास में यशपाल ने परंपरागत स्त्री पुरुष संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि परंपरागत विवाह बंधन विवाहित युग्मों के लिए अन्यत्र यौन इच्छा पूर्ति के निषेध के नियम नारी और संतान की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। यानी जो शादी विवाह था वो विवाह संबंध को शादी विवाह विवाह संबंध इसीलिए बनाया गया था कि दो जो यौन इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके और बच्चे जो है आगे उनका जो है वंश बढ़ सके, इसलिए शादी व्यवस्था बनाई गई थी। अब जबकि नारी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गई है और वह अपनी संतान दोनों के पोषण में समर्थ है, रति संबंधों में स्थायित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया। जब तक दोनों एक दूसरे में प्रति आकर्षण न रहे तब तक वो ठीक, अन्यथा दोनों को अन्यत्र यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस उपन्यास के माध्यम से यही चीज इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं अप्सरा का श्राप। अप्सरा का शाप। यह उपन्यास दुष्यंत और शकुंतला की चिर परिचित कथा पर आधारित है। इस उपन्यास में यशपाल ने दुष्यंत को एक स्वार्थी एवं रूप लोलुप सामंत के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी उसके लिए भोग्या है। शकुंतला सामंती समाज में शोषित और असहाय नारी है। वही बात करें असहाय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। दुष्यंत शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करता है, किंतु कुछ समय बाद उसे भुला देता है। जब शकुंतला पुत्र संयुक्त सहित दुष्यंत का राजसभा में उपस्थित होती है तो दुष्यंत उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। दुष्यंत की रानी सुलक्षणा एक मृत शिशु को जन्म देती है। इससे दुष्यंत के सामने सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न होती है। अब उसे शकुंतला की याद आती है। वह उसके पास जाता है, उसे स्वीकार करने का वचन देता है। शकुंतला इसे अपना सौभाग्य मानती है। इसमें दिखाया है कहीं न कहीं स्त्रियां जो है सामाजिक बंधनों से कितनी विवश थी। ठीक है, बात करते हैं झूठा सच की। देखिए, यह यशपाल का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है जो किसी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रहा है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके दो खंड हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय का दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड में देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक ओर कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। वही बात करें तो इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी की सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। मैं अगर बात करें कि इस उपन्यास की कथा की धुरी, तो इस उपन्यास की कथा की धुरी जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को माना जा सकता है।
जयदेवपुरी बेसिकली प्रथम श्रेणी में एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता है और उसमें रुचि, क्षमता और विश्वास है। वह कनक से प्रेम करता है। कनक गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। कनक के घरवाले पुरी की गरीबी के कारण विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुरी को जेल जाना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद पुरी पैरोकार पत्र में नौकरी करता है। पत्र की नीति से भेद होने पर उसे निकाल दिया जाता है और वह काम की तलाश में कनक के आश्वासन पर नैनीताल जाता है। विफल होने पर जालंधर में होटल में नौकरी करता है और वह प्रभावशाली कांग्रेसी नेता सूद जी के संपर्क में आता है। उसे सूद जी से सहायता मिलती है। इसी बीच वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आता है। कनक दिल्ली आती है और पत्रकारिता आरंभ करती है। यहाँ वह मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकृष्ट होती है, जो कनक है। पुरी के प्रति उसका सुप्त प्रेम अभी मरा नहीं है। वह सूचना पाकर पुरी से मिलती है और पुरी के साथ उर्मिला को देखकर निराश होती है। पुरी उर्मिला को नर्स का काम सीखने के लिए कहकर अलग कर देता है। पुरी और कनक साथ साथ रहकर प्रकाशन का कार्य करने लगते हैं। पुरी प्रतिक्रियावादी होता जाता है और उसकी कनक से नहीं बनती। कनक उसे छोड़कर चली जाती है और गिल को समर्पण कर देती है। अब तारा की कहानी अधिक करुण और विविधतापूर्ण है। तारा कामरेड असद को प्यार करती है। उसका विवाह सोमराज नामक एक लंपट युवक से हो जाता है। सुहाग रात को ही वह उसकी दुर्गति कर डालता है, किंतु इसी बीच सांप्रदायिक दंगे के कारण मुसलमानों का आक्रमण होता है। तारा मुसलमानों के हाथ पड़ जाती है। हाफिज भी हाफिज जी उसकी हाफिज जी उसकी सहायता करते हैं, किंतु हिंदू होने के कारण उसे अधिक दिनों तक अपने घर पर नहीं रख पाते। उनके यहाँ से निकलने पर तारा स्त्रियों के व्यापार करने वाले एक व्यक्ति के हाथ पड़ जाती है। स्त्रियों का उद्धार करने वाला दल को उसे उबारता है और इस दल में असद भी है। असद उससे पुनः मिलने का वादा करता है, किंतु वह अमृतसर पहुंचा दी जाती है। अनेक प्रकार की नारकी यातनाएं सहने के बाद अंत में तारा डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह कर लेती है। इस उपन्यास की महत्ता कुछ पात्रों के व्यक्तिगत सुख दुख, विषाद अवसाद, मिलन बिछुड़न, जय पराजय के यथार्थ चित्रण में उतनी नहीं है जितनी 1942 से लेकर 1952 ईस्वी तक के देश में घटित होने वाली जितनी 1942 में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, आ, 52 तक घटित होने वाली देश में घटित होने वाली समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुम्फन एवं संदर्भों के संयोजन में है। वहीं बात करें कि शायद इसमें कुछ ग्लिच आ रहा है। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, मानसिक गठन देश में घटित होने वाले समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुम्फन एवं संदर्भों के संयोजन में है। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिक के दांव पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट घसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का स्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन और विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता और मध्य वर्ग का कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है।
हिंदी में इतनी विशाल पृष्ठभूमि को लेकर चलने वाला दूसरा उपन्यास नहीं है। सामान्यतः आलोचकों ने यशपाल के इस उपन्यास को हिंदी की उपलब्धि माना है। वही बात करें देश विभाजन और झूठा सच की, तो स्वातंत्र हिंदी स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित कई उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें से और इनमें रचनाकारों ने अपनी अपनी तरह से इसे त्रासदी पर चिंतन किया है। यशपाल ने झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी का न केवल यथार्थपरक चित्रण किया है, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों में सांप्रदायिक, साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों के वर्गीय चरित्रों का भी पर्दाफाश किया है। इस उपन्यास में देश विभाजन की घटना को यशपाल ने साम्यवादी दृष्टि से देखा है। उन्होंने देश विभाजन के ऐतिहासिक कारणों की खोज करते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के मूल चरित्र का उद्घाटन किया है तथा देश विभाजन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भूमिका की तरफ इशारा किया है। ये दोनों ही पार्टियां देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रही थी। बाद में स्वाधीनता के नाम पर देश विभाजन के लिए तैयार हो गई, जबकि भारतीय जनता विभाजन के विरुद्ध थी। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। वहीं अगर बात किया जाए तो झूठा यशपाल सांप्रदायिकता की समस्या को भी देश विभाजन की देन मानते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं के कई मार्मिक दृश्य उपस्थित किए हैं। इसमें पंजाब और लाहौर में विभिन्न लोगों और विशेषकर नारी द्वारा इस विभाजन की त्रासदी भोगने के कई चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही साथ में झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, व्यापारी थे, ऊंचे पदों पर थे। वहीं अल्पसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए हैं, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए हैं। वहीं बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच में यशपाल ने मात्र विभाजन की त्रासदी का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि उसके सामने पराजय न स्वीकार करने वाली जनता की जिजीविषा का अंकन भी किया है। कुल मिलाकर देश विभाजन और सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में झूठा सच हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। बात करते हैं यशपाल की भाषा शैली की। देखिए, यशपाल की भाषा शैली कथ्य के अनुसार अपना अपना स्वरूप निर्माण करती है। उन्होंने जीवन संदर्भ को सजीव बनाने के लिए परिवेश के अनुकूल शब्द चयन किए हैं। पात्र, परिस्थिति तथा अनुभूति और विचारों के अनुसार भाषा को सजीव और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न स्रोतों से शब्द ग्रहण किए हैं। जनबोली में प्रचलित देशज शब्दों को लेकर उर्दू, पश्तो, अंग्रेजी और रूसी भाषा तक के शब्द यशपाल की कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं कि भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया है, रूसी, पश्तो का भी प्रयोग अपने उपन्यास में किया है। दिव्या उपन्यास में प्राचीन सांस्कृतिक वातावरण की रचना के लिए यशपाल ने अस्थानागार, अग्रहार, आयुधजीवी, कपिशानी, जेठक, मेरय, विस्टर, सॉल्फिक जैसे संस्कृत के अप्रचलित शब्दों को स्थान दिया है। तो दूसरी ओर मनुष्य के रूप में ठेठ जनजीवन की झलक प्रस्तुत करते हुए ढांप, पड़तनी, धीर्थ, कटड़ी जैसे ठेठ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू शब्दों को भी स्थान दिया है। अभिव्यक्ति की पूर्णतः के लिए कहीं कहीं हिंदी के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग बखूबी किया है। वहीं बात करें तो उन्होंने अपनी भाषा में यशपाल जी की भाषा में रूसी व पश्तो भाषा के भी अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। देशद्रोही उपन्यास में पश्तो भाषा के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए। उदाहरण के लिए 700 रुपया माही, 800 रुपया माहवार,
बल्लटो बिल यानी भाग जाना चाहता है आदि पश्तो भाषा का उदाहरण है। अब यशपाल ने हिंदी गद्य शैली को भी नई दिशा दी है। विचारों की स्पष्टता, अनुभव की विविधता, भावों की सरलता, चित्रों की रम्यता, व्यंग्य की तीव्रता, हास्य की मधुरता तथा विवरण की विशदता और भव्यता के संयुक्त प्रभाव के कारण यशपाल की गद्य शैली बहुत ही आकर्षण एवं प्रभावशाली बन गई है। बोधगम्यता यशपाल जी की शैली का मुख्य विशेषता है। अनेक स्थानों पर यशपाल जी ने अपने गद्य में काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। यशपाल के गद्य के गौरव का आधार दो अन्य प्रमुख शैलियां भी हैं, वर्णनात्मक शैली तथा प्रसन्न विचारात्मक शैली। बात करें तो यशपाल जी के गद्य में किसी भी विषय का वर्णन काफी रोचक होता है। वे तथ्य से लेकर तत्व तक सबका वर्णन कर जाते हैं। यशपाल जी की विचारात्मक गद्य भी बहुत ही सरल एवं स्पष्ट है। जटिल और उच्च स्तरीय वैचारिक बातों को भी यशपाल सहज, सरल व प्रसन्न शैली में प्रस्तुत करते हैं। बात करें तो यशपाल में व्यंग्य की भी अच्छी क्षमता है और यथास्थान उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आधुनिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की जीवन पद्धति का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज तो वे जॉर्जेट की डल शेड साड़ी पहन कॉलेज की लारी में बैठ साजन समूह पर बहुत सी धूल और उड़ती नजर डालती हुई वहां जा छिपती है जहां लोहे के तीखचे जड़े फाटक पर लिखा रहता है, बगैर इजाजत भीतर जाना मना है। गागर की जगह उनकी बगल में दबा रहता है बटुआ। ठीक है, यानी गागर को भी छोटा करके उन्होंने बटुआ बना रखा है। सामाजिक यथार्थ के उपन्यास की बात करते हैं। देखिए, जिस उपन्यास धारा को प्रेमचंद ने प्रवर्तित किया था वही आगे चलकर नई नई सामाजिक समस्याओं का वर्णन तथा विश्लेषण करती रही। इसी धारा को सामाजिक यथार्थवादी धारा कहा जाता है। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपने स्वतंत्र नजरिए से समाज की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। आइए बात करते हैं 1947 ईस्वी से आज तक का समाज जिस प्रकार तेजी से बदलता गया वैसी ही इस धारा की प्रवृत्तियां भी बदली है। बात करें तो 1947 ईस्वी के तुरंत बाद राष्ट्रीय चेतना व आज़ादी का मोह इतना अधिक है कि लेखक देश का सुंदर भविष्य बनाने के लिए बेचैन है। इस प्रवृत्ति की सबसे स्पष्ट रूप में भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र में दिखती है। उन्हीं का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी कुछ ऐसा ही है। और वहीं 1955 ईस्वी के बाद आज़ादी से मोह भंग की स्थिति पैदा हुई जो पूरे छठे दशक में मुखर रही। इस काल का प्रतिनिधि उपन्यास नरेश मेहता द्वारा रचित यह पथ बंधु था, जिसमें आज़ादी के संघर्ष के निरर्थक चले जाने की पीड़ा दिखती है। वहीं 1970 ईस्वी के आसपास मोहभंग की पीड़ा भी समाप्त होने लगी और उदासीनता, निष्क्रियता पैदा हुई। इस समय के लेखक क्रांति, विद्रोह और विचारधाराओं में आस्था खो चुके हैं, किंतु उनके भीतर पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि बिखरते हुए समाज पर तीखा व्यंग्य किए बिना उन्हें संतोष नहीं मिलता। इस प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण श्रीलाल शुक्ला द्वारा रचित राग दरबारी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं बात करें तो 1970 के दशक के बाद सांप्रदायिकता भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। इस प्रवृत्ति को सबसे बेहतर अभिव्यक्ति भीष्म साहनी ने तमस में दिया। 60 के दशक से ही तीव्र नगरीकरण और मध्य वर्ग के उभार ने शहरों में ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो सामाजिक जीवन से वंचित होकर अकेलेपन की पीड़ा झेल रहा था और यथार्थ बोध गहरा हो गया था। इस प्रवृत्ति पर मुख्यतः राजेंद्र यादव जैसे लेखकों ने लिखा। उनका उपन्यास सारा आकाश इसका उदाहरण है। वहीं बात करें तो सामाजिक उपन्यास की धारा आज भी कई अन्य धाराओं से पर्यवसित होकर सक्रिय बनी हुई है, जैसे महिला लेखन की धारा, महानगरी उपन्यासों की धारा आदि। इस वर्ग के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये न तो प्रगतिवादियों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को।
ये व्यक्ति व समाज को जोड़ कर रखते हैं। ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण मुख्य रूप से अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद व समुद्र में दिखता है, जिसमें बूंद व्यक्ति को व समुद्र जो है समाज को दर्शाता है। आइए अगले उपन्यासकार की बात करते हैं, उपन्यासकार भीष्म साहनी। देखिए, भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं, ठीक है। और उनके उपन्यास झरोखे 1967 में, कड़िया 1970 और तमस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1973, वसंती 1980 और मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 तथा नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। नील नितिन मुकेश आई थिंक इसी से इंस्पायर था। झरोखे बात करते हैं। इस उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। पूरे उपन्यास में मानव की जिजीविषा को उसकी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जिसमें समय के साथ चलने और अपने अपने को बदलने की शक्ति नहीं होती, वह इतिहास की गति के सामने रोड़ा बनकर चूर चूर हो जाता है। आइए बात करते हैं इतिहास कड़िया की। तो कड़िया जो है वो इस उपन्यास में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी का जीवन कथा वर्णित है। इसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। बात करते हैं अगली उपन्यास बसंती। बसंती में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि उपभोक्ता संस्कृति कैसे व्यक्ति को सुविधाओं के लालच में कृत्रिम बना देता है। मैया दास की माड़ी। मैया दास की वाड़ी में यह एक ऐतिहासिक किस्म का उपन्यास है जिसमें पंजाब के एक कस्बे की कथा है। इस उपन्यास में 3 प्रमुख चरित्र हैं, मैया दास, धनपत तथा हुकूमत राय। मैया दास खालसा राज्य के प्रति समर्पित है, वह सामंती मूल्यों का प्रतीक है। धनपत उसके बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधि है, वह अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादार है। वहीं धनपत का छोटा बेटा हुकूमत राय तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि है, वह इंग्लैंड से बैरिस्टर पास करके लौटता है तथा वह पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। वस्तुतः बात करें तो मैया दास की माड़ी के माध्यम से भीष्म साहनी ने 3 पीढ़ियों के सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। अगला उपन्यास है हमारा कुंतो। ये कुंतो जो है, इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने विभाजन पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही है। वस्तुतः इस उपन्यास संपूर्ण नारी जाति की नियति की कथा है और इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्रीगमिता की समस्या को उठाया गया है। बात करें तो संरचना के स्तर पर इस उपन्यास में सूत्र इतने अस्पष्ट और बिखरे हुए हैं कि इन्हें उपन्यास के केंद्र बिंदु पर जोड़ पाना कठिन है। अगला है नील नीलिमा नीलोफर। इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने 2 नारी पात्रों नीलू अर्थात नीलोफर और नीलिमा को केंद्र में रखकर कथा की ताना बाना बुना है। नीलू एक मुस्लिम बालिका है और वह सुधीर यानी हिंदू युवक से प्यार करती है। नीलिमा एक हिंदू युवती है और वह अल्ताफ यानी मुस्लिम युवक से प्रेम करती है। अब सामाजिक मर्यादाओं के भीतर दमित और कुंठित होकर दोनों विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं और इस रचना के माध्यम से लेखक यह संकेत करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को भीतर से बदलना होगा। ये बात करते हैं अगले उपन्यास हमारी तमस की, भीष्म साहनी जी की। तो तमस जो है वो भीष्म साहनी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यासों की परिधि में आ जाते हैं। वहीं बात करें तो उपन्यासों का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है।
वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सूअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर टिकवा देता है। अब इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में भी फैल जाती है और सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों को बाकायदा मोर्चे खुले हैं और भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों के ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है और जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना था वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। स्थूल रूप में यह 5 दिनों की कथा है, लेकिन प्रसंग संदर्भ की व्यंजना के धरातल पर अब तक की कथा है। अब वहीं बात किया जाए सांप्रदायिक की समस्या और तमस की, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है। तो तमस में भीष्म साहनी ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन किया है, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी साम्राज्यवाद की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत की गई साजिश का परिणाम है। उपन्यास में अंग्रेज कमिश्नर रिचर्ड्स के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्टता उजागर किया गया है। सांप्रदायिकता के प्रति राजनीतिक पार्टियों का रुख अपने निहित स्वार्थों के अनुरूप होता है। वे इससे अपना राजनीतिक हित साधना चाहती हैं। प्रत्येक धर्म जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति होती है उसका चरित्र एक समान होता है। धर्मांधता और कट्टरता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रहती है। वहीं बात करें तो सांप्रदायिक घृणा का शिकार अक्सर गरीब तबके के लोग होते हैं। सांप्रदायिकता फैलाने हेतु भी सामान्यतः निम्न वर्ग के लोगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सांप्रदायिकता की समस्या के परिप्रेक्ष्य में अपने इन गहरे सामाजिक सरोकारों के कारण तमस आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और उसका महत्व जो है वो अक्षुण्ण है। भीष्म साहनी के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ बात करते हैं। देखिए, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास में जिस सामाजिक यथार्थ बोध की सूत्रपात किया था उसे आगे चलकर विकसित करने वाले उपन्यासकारों में भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण स्थान है। भीष्म साहनी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उठाया है, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। भीष्म साहनी के उपन्यासों में निहित सामाजिकता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष एक गैर सांप्रदायिक सामाजिक दृष्टिकोण की खोज है। अपने उपन्यास झरोखे, तमस और नीलू नीलिमा नीलोफर में वे एक गंभीर रचनात्मक विमर्श के साथ ऐसा करते दिखाई देते हैं। झरोखे में विश्व झरोखे में विश्व भीष्म साहनी ने धर्म को विवेक और मानवीयता की कसौटी पर परखा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस उपन्यास में धार्मिक आडंबरों, मिथ्या आदर्शों, झूठे सिद्धांतों और रूढ़ परिपाटियों के विरुद्ध एक गैर सांप्रदायिक सामाजिक दृष्टिकोण की खोज की है। तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलू, सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल और
सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिक मानसिकता का समान चरित्र एवं धर्मांधता और कट्टरता का पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है। भीष्म साहनी ने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज में स्त्री की पराधीनता की समस्या को भी चित्रित किया है। कड़िया उपन्यास में प्रमीला पूरे अधिकार से अपने पति महेंद्र को बंगाली लड़की सुषमा से संबंध रखने को मना करती है, किंतु शीघ्र ही उसे अपनी अधिकारहीनता स्थिति का बोध हो जाता है और वह उसे उपेक्षित असहाय नारी का प्रतीक बन जाती है। नारी की इस विडंबनापूर्ण स्थिति के साथ भीष्म साहनी ने उसके भीतर के प्रकट होती हुई एक संघर्षशील नई नारी की भी पहचान की है। अगला पॉइंट हमारा है, भीष्म साहनी के उपन्यासों में निम्न वर्गीय जीवन के संघर्षों त्रासदियों का भी चित्रण हुआ है। वसंती उपन्यासों में उन्होंने निम्न वर्गीय मटमैले जनों के धूसर जीवन को चित्रित किया है। ये ऐसे लोग हैं जो गांवों में सूखा अकाल और भूखमरी की तबाह हाल जिंदगी छोड़कर शहरों के भाग आए हैं। कुल मिलाकर भीष्म साहनी अपने उपन्यासों में लक्ष्य लेकर चले हैं कि इतिहास, संस्कृति एवं मूल्यों के यथास्थितिवादी भ्रमों से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब मनुष्यों को सामाजिक विकास के यथार्थवादी दृष्टिकोण से परिचित कराया जाए। आइए बात करते हैं आंचलिक उपन्यासों की। देखिए, आंचलिक उपन्यासों की अगर बात किया जाए तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि यहीं से नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हुई। कुछ विद्वानों की राय में यह हिंदी उपन्यास की मौलिक प्रवृत्ति है, जबकि कुछ के अनुसार पश्चिमी साहित्य के कुछ लेखक जैसे मारिया, एडवर्ड तथा फाकनर की रचनाएं भी इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, देखिए, आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। वहीं बात किया जाए कि इसकी प्रमुख विशेषताओं की, जिसमें कोई भी पात्र नायक नहीं होता बल्कि अंचल ही नायक होता है, यानी कोई क्षेत्र विशेष। इसमें चरित्रों की संख्या बहुतायत में होती है, बहुत चरित्र होते हैं, क्योंकि बहुत से चरित्र मिलकर ही अंचल के जीवन को समग्रता से प्रस्तुत कर पाते हैं। इसका उद्देश्य न तो किसी विचारधारा की स्थापना करना होता है और न ही समस्याओं की समाधान की प्रस्तुति। इसका उद्देश्य जो होता है वो अंचल की बहुआयामी व जीवंत चित्र प्रस्तुत कर देना होता है। इसमें सामाजिक सुधार की भावना भीतर ही भीतर हो सकती है, किंतु उसका स्थूल अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। अब बात करें, इसमें कथा बिखरी होती है, किंतु चरित्रों व घटनाओं की अत्यधिक संख्या के कारण कथा को एक सूत्र में बांधना संभव नहीं होता है। इसमें अंचल की देशज भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है, जिसके कारण कभी कभी अन्य क्षेत्र के लोग के लिए इसे समझना कठिन हो जाता है। इस उपन्यासों में प्रकृति का वर्णन अत्यधिक विस्तार के साथ होता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन प्रकृति की गहराई पर से निर्भर होती है। 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों की तेजी में प्रसार होने के पीछे कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण काम कर रहे थे। अब उनको आर्थिक कारणों को देखें, सामाजिक आर्थिक कारणों को, तो पहला है कि आज़ादी के तुरंत बाद लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें व्यक्तियों की संख्या को सत्ता में पहुंचने का मार्ग बना दिया। क्योंकि भारत की अधिसंख्य जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः स्वाभाविक था कि धीरे धीरे राजनीति में गांवों की भूमिका केंद्रीय होती जाए। इस कारण ग्रामीण जीवन की ओर राजनेताओं और मीडिया के साथ साथ बुद्धिजीवियों व साहित्यकारों का भी ध्यान गया। तीव्र शहरीकरण के कारण बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ और
ये लोग शहर के जटिल ढांचे में रहते तो थे, किंतु इनके संस्कार इन्हें ग्रामीण जीवन की सरलता की ओर खींचते थे। ग्रामीण जीवन के प्रति नोस्टाल्जिक होने के कारण, नोस्टाल्जिक मतलब क्या होता है? अतीत के प्रति रोमानियत, ठीक है, अतीत के प्रति मोह, ठीक है, अतीत को जब याद करते हैं तो उसे कहते हैं नोस्टाल्जिक, नोस्टाल्जिया हो गया है। तो नोस्टाल्जिक होने के कारण ऐसे लोगों ने आंचलिक उपन्यासों की ओर रुझान प्रस्तुत किया है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक व्यापक लक्ष्य होने के कारण लोगों का ध्यान स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक व्यापक लक्ष्य होने के कारण लोगों का ध्यान अपने अंचल पर कम, राष्ट्र पर ज्यादा था। स्वाधीनता प्राप्त होने पर, विशेषतः मोहभंग के बाद, स्वाभाविक था कि लोगों का ध्यान अपनी स्वाधीनता की ओर जाए। इस समय पूरे देश में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां उभरने शुरू हुई और आंचलिक उपन्यास का संबंध इस ऐतिहासिक स्थिति के साथ भी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं कुछ उपन्यास और उसके उपन्यासकार। तो फणीश्वर नाथ रेणु का है मैलाचल परती परिकथा। ये किसका उदाहरण है? ये आंचलिक उपन्यास का उदाहरण है। नागार्जुन का बलचना बलचननामा बलचनामा, रंगे राघव का कब तक पुकारूं, राही मासूम रजा का आधा गांव, उदय शंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य, रामरस मिश्र का जल टूटता हुआ और सानी का काला जल। उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं। देखिए, रेणु की पहचान हिंदी के प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में होती है। यद्यपि वह सिर्फ आंचलिक रचनाकार नहीं है, सच तो यह है कि मैला आंचल के लेखन के बाद उनकी आंचलिक प्रवृत्ति लगातार कम हुई है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। इन उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं परिचयों को। पहला है मैला आंचल। देखिए, मैला आंचल रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज की गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों पर गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। वहीं बात करें कि पलटू बाबू रोड की, तो यह रेणु का 90 पृष्ठों का छोटा उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के पलटू बाबू रोड कस्बे की कहानी कही गई है। उपन्यास का आकर्षण कथा की सघन बुनावट और 20वीं सदी में सब डिवीजन बनने वाले एक कस्बे की विशिष्ट मानसिकता के दायरे में दो परिवारों की कहानी का मार्मिक रेखांकन किया गया है। इस उपन्यास में वर्णित कई महत्वपूर्ण तथ्य हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यथा जैसे पुरुष समाज अपनी प्रत्येक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नारी का शोषण करते हैं और प्रणय वंचिता और निराश नारी प्रतिहिंसा में विवेक भ्रष्ट होकर कुछ भी कर सकती है। मानव जीवन में सेक्स की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। मनुष्य धन, वैभव और समृद्धि के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी समाज का आम जीवन शोषण से मुक्त नहीं हो पाया है। किसान और जमींदार के संघर्ष नेता प्रायः जमींदार का साथ देते हैं। डकैती व चोरबाजारी जारी है, किंतु हिंदू मुस्लिम दंगे जारी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर प्रदर्शन प्रिय और सत्ता लोलुप हो गई हैं। वहीं बात करें जुलूस की, तो जुलूस जो है इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों का दारुण कथा का वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा, घृणा और सांप्रदायिकता की आग में अपना सर्वस्व स्वाहा करके आने वाले इन शरणार्थियों की भोजन, आवास व सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूल जैसी विषम समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगली है हमारी दीर्घ तपा। यह उपन्यास वाकीपुर के
वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल को केंद्र में रखकर लिखा गया है। बेला गुप्त इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। बेला गुप्त वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की अधीक्षिका है, जो अपने चारों ओर तेजी से पसरती सामाजिक विकृतियों का बहुत निकट से देखती है, लेकिन चाहते हुए भी उसके विरुद्ध कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। अगला हमारा है कितने चौराहे। देखिए, यह उपन्यास रेणु की लघु उपन्यासों की परंपरा में आता है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर आज के किशोरों में देश प्रेम, सेवा भाव आदि आदर्शों को स्थापित करने के लिए रेणु ने उस उपन्यास की रचना की है। आइए बात करते हैं, अगला हमारी कहानी कथा जो है परती परिकथा है। ठीक है, तो परती परिकथा को हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, परती परिकथा जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में अगर बात किया जाए तो इस उपन्यास में देश के आज़ाद होने के बाद सन 1953 से 1956 तक की कथा वर्णित है। कथा का केंद्र पूर्णिया जिले का परानपुर गांव है। हवेली परगना का यह गांव अपेक्षाकृत एक उन्नत गांव है और इस गांव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की शाखा है। इस गांव के पश्चिम में उत्तर नेपाल से लेकर दक्षिण गंगा तक लाखों एकड़ जमीन पड़ती है। कोसी के भयानक बाढ़ और विनाश लीला का परिणाम थी यह पड़ती जमीन। उपन्यास में वर्णित कथा गांव की कथा न होकर इस पड़ती की परिकथा है। देश के स्वतंत्र होने के बाद विकास के नाम पर गांव में दो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं: लैंड सर्वे सेटलमेंट तथा कोसी नहर परियोजना। अब पूर्णिया जिले में जमींदार उन्मूलन के बावजूद 15,000 बीघे तक की जोत वाले किसान थे। गांव के सबसे बड़े किसान थे जित्तन बाबू। वह गांव के सबसे बड़े जमींदार और परानपुर स्टेट के मालिक शिवेंद्र नाथ मिश्र के बेटे थे। जित्तन बाबू सुशिक्षित और संवेदनशील है। 10 से 15 वर्षों तक शहर में रहकर गांव लौटे हैं। शहर में कई राजनीतिक पार्टियों को भीतर से देखकर और उसकी गतिविधियों से निराश होकर लौटे जित्तन बाबू अभी तक गांव वालों के लिए कुछ सनकी और रहस्यमय है। परानपुर स्टेट के तहसीलदार जलधारी लाल और सिपाही राम पखारन सिंह थे। इन्हीं दोनों की वफादारी पर परानपुर स्टेट कायम थी। यही लोग आज भी जित्तन बाबू के वफादार कार्यकर्ता हैं। जमींदारी उन्मूलन के समय जलधारी लाल ने यह प्रमाणित करके कि परानपुर पट्टी पत्नी है और जमीन खुद कास्त है, उस पर मालिक का रैयतिक हक है, स्टेट को बचा लिया था। लैंड सर्वे सेटलमेंट के समय भी जित्तन के आत्मविश्वास और जलधारी लाल द्वारा पेश किए गए कागजी प्रमाणों के बल पर जित्तन का मालिकाना हक स्टेट की पूरी जमीन पर कायम रहा। वहीं परानपुर में जित्तन के विरोधी भी है। विरोध तो लगभग सारा गांव ही कर रहा था, किंतु सभी को मुंह की खानी पड़ी। विरोधियों के सरगना लुत्तो बाबू कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता है। उनके पिता लरेना शिवेंद्र सिंह के खवास हैं, उनके पूरे विश्वास पात्र, किंतु अंत में उन्होंने धोखा दिया था। मिश्रा जी के शत्रु सुल्तानपुर स्टेट के मालिक मिस्टर एंथनी से मिल गए थे। मरने से पहले मिश्र जी भी उसे सजा दे गए थे। उनकी पीठ पर दगाबाज लिखवा दिया था। लुत्तो बदला लेना चाहता है। वह मुसलमानों के नेता शमसुद्दीन मीर और सुचीत लाल से जित्तन बाबू के दुलारी दाय के 5 जलकरों पर तनाजा कर देता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तनाजा खारिज हो जाता है और कोसी नहर परियोजना पूरे इलाके के फायदे के लिए बनाई गई थी। इसके अंतर्गत दुलारी राय को कोसी की मुख्य धारा से जोड़कर नहर निकालने की बात थी। योजना कार्यान्वित हो रही है, कैंप लग गया है। विशेषज्ञों का एक पूरा दल उतर आया है परानपुर गांव के पास। दूसरी ओर गांव के लोग बिना पूरी बात समझे नहर परियोजना का विरोध करते हैं। उनकी आशंका है कि दुलारी दायर में पानी भर जाएगा तो वे खेती कहाँ करेंगे। उनका मानना है कि जित्तन बाबू ही इस योजना के मूल कारण है, इसलिए कैंप वाले उनके यहाँ आते जाते हैं। कैंप में रहने वाली लड़की इरावती जित्तन बाबू से खूब घुली मिली है।
चेतन बाबू पूरे गांव को भाजन बनते हैं। लुत्तो सबको संगठित करके कोसी नदी पर हमला कर देता है। जितन बाबू गांव वाले को समझाने आते हैं, पर उनका आक्रमण होता है और वे घायल हो जाते हैं। उनके साथ कैंप की लड़की रावती और कैंप की पार्टी नंबर 10 के साथ आए हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी भी घायल हो जाते हैं, और जित्तन बाबू, उनके समर्थन और कैंप के लोग हिंसात्मक आक्रमण के बावजूद शांत रहते हैं, और गांव वालों को अपनी गलती समझ में आती है। कोसी योजना सफल होती है। लेखक अनुभव करता है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जड़ परती तो टूट रही है। देश देश भौतिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जनता के अंतःकरण की धरती यथावत है। इसके लिए लोकमंच की स्थापना और उसके माध्यम से जनता को जागृत करने का संकेत देने के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास की। देखिए, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास की अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रेमचंद पूर्व युग में भी थे, किंतु उनमें इतिहास बहुत कमजोर किस्म का था। आज़ादी के बाद कुछ उपन्यासकारों ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास बोध को खारिज करते हुए नई इतिहास दृष्टि के साथ कुछ उपन्यास लिखे, जो इस परंपरा में शामिल है। इनका एक उद्देश्य यह भी था कि इतिहास व पुराणों के कुछ प्रसंगों के माध्यम से वर्तमान समाज की प्रेरणा व ऊर्जा दे सके। ऐसे मुख्य उपन्यास की बात करें तो भगवती चरण का चित्रलेखा, चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, रांगे राघव का मुर्दा का टीला और यशपाल का दिव्य ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के उपन्यास के कुछ उदाहरण हैं। नया उपन्यास की बात करें तो देखिए, नया उपन्यास कोई सैद्धांतिक नामकरण नहीं है, हालांकि व्यवहार में यह काफ़ी प्रचलित हो गया है। जिस तर्ज पर नई कविता, नई कहानी और नई समीक्षा आंदोलन हिंदी साहित्य में दिखते हैं, उसी तर्ज पर कुछ समीक्षक नवलेखन के दौर के उपन्यासों को नया उपन्यास कहते हैं। नवलेखन का दौर मुख्यतः छठे दशक से संबंधित है, जो उपन्यास व कहानी में छठे दशक के बाद भी लंबे समय तक चलता रहता है। अब बात करें तो नवलेखन की, तो देखिए, नवलेखन के पूरे दौर में एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिसमें अन्य विधाओं की तरह उपन्यास को भी प्रभावित किया। इस समय तक आज़ादी से मोहभंग हो चुका था। तीव्र शहरीकरण के कारण बड़े शहरों के जीवन में जो अकेलापन, अलगाव तथा आत्मनिर्वासन जैसी समस्याएं पैदा हुई है, उन्होंने संवेदनशील व्यक्तियों को भीतर तक हिला दिया। इस समय मध्यवर्ग का तीव्र विकास हुआ। यह शिक्षित मध्यवर्ग अपने ग्रामीण समाज से कटा हुआ था और शहर में से वंचित सामाजिक प्रवेश नहीं मिल सका। इस वर्ग में व्यक्तिवादी मानसिकता की तीव्र विकास हुआ। ये लोग मार्क्सवादी विचारधारा को बेहद यांत्रिक व निर्जीव मानते थे, क्योंकि उनमें आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याएं बेहद गौण दिखती थी। इस पर अस्तित्ववाद का अच्छा खासा असर था, जो कि कुछ समय पूर्व ही पूरे यूरोप की जनता को अपने आकर्षण में बांध चुका था। वहीं व्यक्ति को महत्व देते हुए इन्होंने शहरी जीवन के अलगाव, प्रेम व्यक्ति को महत्व देते हुए इन्होंने शहरी अलगाव, प्रेम संबंधों के उपयोगितावादी दर्शनों के बदले त्रासदी, सशक्त होती नारी के सामने उभरने वाली समस्याओं, शहरी जीवन में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार तथा यौन चेतना जैसे विषयों को उपन्यासों का केंद्रीय विषय बनाया। वर्तमान मीडिया क्रांति और उपभोक्तावाद के दौर में उपन्यास की यह परंपरा लगातार विकसित हो रही है। अब बात करें कि नए उपन्यासों को कुछ वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला वर्ग हमारा है आधुनिक भावबोध की धारा, महानगरी उपन्यास की धारा। आधुनिक भावबोध की धारा या फिर महानगरी उपन्यास की धारा। देखिए, छठे दशक के कुछ उपन्यासकारों ने नगरीय जीवन को केंद्र बनाते हुए उपन्यास लिखे। शहरों का वर्णन पहले के उपन्यासों में भी था, किंतु इस प्रकार का नहीं। गोदान में लखनऊ का वर्णन प्रेमचंद ने किया, किंतु वह बेहद सरलताओं किस्सा का वर्णन है। जो गहराई गोदान में ग्रामीण जीवन के वर्णन में दिखती है, उसका
लेश मात्र भी शहरी वर्णन में नहीं है। स्थिति मैला अचल और स्थिति मैला अचल की भी है। महानगरी उपन्यासों के लेखक वे व्यक्ति हैं जो महानगरी जीवन शैली में रच बस गए हैं और महानगरी तनावों जैसे अकेलापन, रच बस गए हैं जैसा अकेलापन इत्यादि से निरंतर जूझ रहे हैं। वहीं मोहन राकेश की प्रसिद्ध उपन्यास अकेले अकेले बंद कमरे में अंधेरे बंद कमरे इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें आस्था विहीन समाज और अनिश्चित स्थान की स्थिति को लटके हुए एक व्यक्ति का वर्णन है। उन्हीं का दूसरा उपन्यास न आने वाला कल भी महानगरी निरर्थकता बोध पर लिखा गया है। निर्मल वर्मा महानगरी बोध के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और उनका उपन्यास वे दिन और चेकोस्लोवाकिया के शहरी परिवेश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मनुष्य की नीयत को दिखाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मनुष्य की नीयत को दिखाता है। दिल्ली पर आधारित उनका उपन्यास एक चिथड़ा सुख शहरी जीवन में व्याप्त विवाहेतर संबंधों की सूक्ष्म पड़ताल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यौन चेतना के उपन्यास की। तो शहरों में प्रेम व भावनात्मक संबंधों के अभाव के कारण यौन चेतना का महत्व आक्रामक रूप में बढ़ता जाता है, क्योंकि भावनात्मक संबंधों के अभाव को यौन संबंधों को भरने का प्रयास किया जाता है। इसलिए महानगरी उपन्यासों में एक ऐसी ही धारा विकसित हुई जिसमें यौन जीवन के पक्षों को मनोवैज्ञानिक आयाम से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। यौन चेतना के प्रसंग ज्ञानेंद्र लीलाचंद जोशी और अज्ञे के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी थे, किंतु वहाँ उनका मानसिक पक्ष व विश्लेषण पक्ष महत्वपूर्ण था। जबकि यौन चेतना के उपन्यासों में यौनिक क्रियाओं का वर्णन अधिक है, विश्लेषण कम। इस प्रवृत्ति की शुरुआत वस्तुतः कुछ पहले ही हो चुकी थी। पांडे, बेचन शर्मा, उग्र का प्रसिद्ध उपन्यास चंद हसीनों के खतूत इस प्रवृत्ति का आरंभिक उपन्यास था, जिसे कुछ आलोचकों ने घासलेटी साहित्य भी कहा है। छठे दशक के बाद यह प्रवृत्ति और उग्र होकर उभरी और इसका मानसिक पक्ष कुछ वैसा है जैसा उस समय के कविता आंदोलन में दिखता है। यौन चेतना का प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार है, जैसे राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स, मणि मधुकर, सफ़ेद मेमने, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे में और मृदुला गर्ग, चित कोबरा। महिला लेखन के उपन्यास की बात करें तो महिला लेखन की धारा का संबंध आधुनिक काल की स्थितियों और नारीवादी विचारधारा से है। स्त्रियों की आत्मनिर्भरता जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे विवाह व परिवार की सामाजिक नियंत्रण कमजोर होते गए। उन्होंने इन संरचनाओं के भीतर अपने तत्व की मांग उठाई, किंतु यह उपलब्धि इतनी सरल नहीं थी। सामान्य पुरुष इसके बदलते हुए शक्ति संतुलन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिसका परिणाम था नारी पुरुष संबंधों में तनाव। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं ने देखा कि हर स्तर पर पुरुष वर्ग उनके शोषण का प्रयास करता है, इसलिए कार्यालय में होने वाला यौन शोषण व मानसिक तनाव भी इन उपन्यासों का हिस्सा बन गया। नारीवादी विचारधारा के इस विचार के प्रति इस धारा में सहमति दिखती है कि नारी समस्याओं को प्रामाणिक रूप में नारी ही समझ सकती है, क्योंकि प्रामाणिक साहित्य संवेदना से नहीं स्वयं वेदना से लिखा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवि की बात करें तो प्रभा खेतान का चित्रमस्ता, ठीक, दीवानी की कृष्णकली, कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी और डाक से बिछुड़ी और मन्नू भंडारी की आपका बंटी, इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अगला हमारा है समकालीन उपन्यास। समकालीन उपन्यास को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा अगला वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।